दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा। ओके। दिखना शुरू हुआ? दिख रहा है ना? आ, देखो बच्चा, अभी तक जो हमने देखा है ना, वेदांग क्या है, उससे पहले हमने देखा कि चतुर्दश विद्याएं क्या है। ठीक है, चतुर्दश विद्या के अंतर्गत क्या क्या आता है वो देखा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है वेदा, हाँ बोलो बच्चों, बोलो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। चलो नमस्ते बच्चों। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा याद दिलाया। है ना, थोड़ा सा पढ़ लेंगे फिर हम लोग पेपर वन की भी बात करेंगे। ठीक है। तो वेदांग देखा था, वेद और अंग। अंग क्या होता है, वेदांग क्या होता है, इसकी चर्चा किया था हमने। फिर सबसे पहले कहाँ पे वेदांग की चर्चा होती है। ठीक है, जैसे मुंडकोपनिषद में हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि वेदांग के कितने उद्देश्य हैं, कितने पर्पस हैं, अर्थबोध के लिए क्या है, उच्चारण के लिए क्या है, यागिक प्रयोग के लिए कौन से वेदांग आता है। ठीक है। फिर हमने जो है पाणिनि शिक्षा में देखा कि वेदांग के लिए क्या कोटेशन है, महाभाष्य में देखा क्या कोटेशन है। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो षड वेदांग है उसे वेद रूपी पुरुष के अलग अलग अवयवों के माध्यम से किस प्रकार से दृश्य जो है के रूप में दिखाया गया वो देखा हमने। फिर हमने देखा कि शिक्षा क्या है, सायन ने इसके विषय में क्या बोला है, शिक्षा के कितने अंग हैं या कितने भेद हैं, ये हमने देखा था। फिर तैत्तिरीय उपनिषद में जो है शिक्षा वेदांग को लेकर क्या कोटेशन है वो देखा। फिर हमने देखा कि शिक्षा वेदांग के अंतर्गत प्रातिशाख्य ग्रंथ और शिक्षा ग्रंथ आते हैं, कौन पहले है कौन बाद में ये भी देखा, उनका समय क्या है वो देखा, प्रातिशाख्य क्या है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्रातिशाख्य के लिए पार्षद या परिषद शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पहले के कक्षाओं में देखा था कि अलग अलग वेदों का प्रातिशाख्य ग्रंथ होते हैं। ठीक है, फिर हमने शिक्षा वेदांग के संदर्भ में जो वर्ण होते हैं वो देखा कि वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, इसके लिए कोटेशन भी यहाँ पे हमने सीखा था। उसका स्वर क्या होता है, स्वर कितने प्रकार का होता है, एक यहाँ पे हमने कोटेशन के माध्यम से उदात्त अनुदात्त स्वरित का महत्व समझा था। ठीक है, फिर मात्रा क्या होता है, ह्रस्व के लिए कितनी मात्रा की आवश्यकता है, दीर्घ के लिए कितनी है, प्लुत के लिए क्या, व्यंजन व्यंजन के लिए कितनी की आवश्यकता होती है। फिर हमने बल देखा, बल क्या होता है, साम संतान इत्यादि क्या होता है, उसका अलग अलग वेदों का शिक्षा ग्रंथ क्या क्या है। फिर हमने निरुक्त और निघंटु, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हमने सीखा था। ठीक है। निघंटु का स्ट्रक्चर कैसा है, निरुक्त का क्या स्ट्रक्चर है वो हमने देखा, कितने अध्याय में विभक्त है, कितने कांड है, किसमें कितने शब्द आते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द जो है प्रथम है, द्वितीय और अंतिम पद क्या है, ये हमने निरुक्त में सीखा था। फिर अलग अलग भाष्यकार टीकाकार देखा हमने। फिर कल्प देखा, कल्प किसको कहते हैं, साय ने कल्प के लिए क्या कहा है, ठीक है, विष्णु मिश्र ने क्या बोला है, कल्प के कितने भाग हैं ये देखा हमने। फिर देखा कि जो हविर याग है और सोम याग है वो कितने प्रकार का होता है, ये इनका क्रम भी देखा था। ठीक है। फिर हमने अलग अलग वेद का स्रोत सूत्र क्या होता है, गृह सूत्र क्या होता है, धर्म सूत्र क्या होता है, शुल्ब सूत्र क्या होता है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो, लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ा था, कोई डाउट किसी को? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ ना बोले। चलो, बढ़िया है, आप लोग थोड़ा बहुत हाँ ना ना बोले। अगला है बच्चा छंद। ठीक है। हाँ बच्चा। ब्रा- अपने फोन का ब्राइट, हाँ अपने फोन का ब्राइटनेस थोड़ा सा कम कर लोगे तो थोड़ा सा दिखेगा, ये कलर चेंज नहीं हो पाएगा अभी फिलहाल के लिए, अभी के लिए नहीं हो पाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि इसको थोड़ा सा कम कर पाऊँ। थोड़ा सा अपने फोन का ब्राइटनेस कम कर लोगे तो बेहतर दिखेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा चेंज कर। अब देखो बच्चा, छंद क्या होता है, कोई बताएंगे आप लोग में से, छंद क्या होता है, किसी को कोई आइडिया?
और छंद के विषय में सबसे पहले वैदिक छंद के बारे में सबसे पहले किस ग्रंथ में वर्णन प्राप्त होता है, ये कौन बताएंगे? छंदस बहुलम, ये तो आप सूत्र बता रहे हैं। मैंने बोला कि छंद के बारे में, खास करके वैदिक छंद के जो है वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में आता है, और ये मैंने बताया है शुरुआत के कक्षाओं में। हम्म। ऋग्वेद नहीं, आधा आंसर बता। नहीं नहीं, आधा बताया आपने, एक शब्द बोला, एक शब्द रुका हुआ है। हाँ, प्रकृति का बताओ। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बच्चा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, या फिर सबको आवाज आ रही है? प्रकृति का क्या आवाज? अच्छा, मेरे मेरे पास शायद पहुंच नहीं पा रही। हाँ, अब आ रही है। हाँ। तो सबसे पहले वैदिक वैदिक छंदों का वर्णन कहाँ पे आता है, किस ग्रंथ में पूरे वैदिक छंदों का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन हमें मिलता है, किस पुस्तक में? पिंगल के छंद शास्त्र। और और कहीं? ठीक है। और कोई बताएंगे बच्चा, आप लोग में से? 7 वैदिक छंद हैं। देखो बच्चा, छंद की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, तो आप जितने भी वैदिक मंत्र देखेंगे वहां पे, ठीक है, तो वो छंदो युक्त हैं। जैसे आपको बहुत सारे संगीत वगैरह आपने सुना होगा, तो उसमें बहुत सारे राग वगैरह होते हैं। ठीक है, रागों के माध्यम से आप वो जो गीत है, संगीत है, इजिली समझ पाते हैं और याद हो जाता है, उसे लयबद्ध तरीके से गाते हैं। तो वैसे ही जितने भी हमारे वैदिक मंत्र हैं, वो आप उसमें देखेंगे कि उसमें कोई ना कोई एक छंद है। जैसे आप ऋग्वेद का जो है कोई सा भी मंत्र उठा के देख लीजिएगा, तो उसमें एक छंद के माध्यम से जो है ना पूरे मंत्र को जो है ना आच्छादित किया गया है। ठीक है, ताकि जो है इजिली उसका उच्चारण कर पाए, किसी प्रकार का उसमें दोष उत्पन्न ना हो। ठीक है, इसी और जितने भी खासकर ऋग्वेद के मंत्रों में वो पद्य में है। ठीक है, पद्य जहाँ होंगे वो किसी न किसी उसमें छंद होगा ही होगा। ठीक है, तो जो छंद शब्द है उसमें मूल जो शब्द है ना, अभी तक जो हमने ऋग्वेद में देखा, यजुर्वेद में देखा, सामवेद में देखा, अथर्ववेद में देखा कि मूल शब्द क्या है, तो इसी प्रकार से छंद शब्द में मूल शब्द जो है छंदस है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और जो वैदिक छंद होते हैं उसमें अक्षरों की जो है गणना होती है, अक्षर जो है काउंट किए जाते हैं। ठीक है, और जितने भी वैदिक मंत्र हैं वो पादों में विभाजित होंगे। ठीक है, जैसे गायत्री मंत्र के 3 पाद होंगे। ठीक है, उसके बाद उसने इत्यादि जो है उनमें 4 4 पाद के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो वैदिक छंद है वो उसमें अक्षर होते हैं, अक्षरों की जो है काउंटिंग होती है। ठीक है, और वैदिक छंद में जो है आप देखेंगे मंत्र वगैरह तो अलग अलग पादों में विभाजित होती है। ठीक है, छद धातु असुन प्रत्यय करके भी जो है छंद शब्द बनता है। अब इसके कई निर्वचन मिलते हैं। ठीक है, जैसे दैवत ब्राह्मण में, अमरकोश में, या फिर निरुक्त में। जब आप सप्तम अध्याय पढ़ेंगे निरुक्त का, तो वहाँ पे छंद शब्द आएगा, मंत्र शब्द आएगा पहले उसका निर्वचन, फिर उसके बाद जो है छंद शब्द का निर्वचन आएगा। तो हम लोग सप्तम अध्याय में विशेष रूप से वहाँ पे देखेंगे कि निरुक्त कार ने कितने प्रकार के छंद कहे हैं। ठीक है, तो छंद का जो है निर्वचन छंदांसी छादनाद। ठीक है, आच्छादन होने के कारण इसे जो है छंद कहा गया है। ठीक है, यानी जितने भी वैदिक मंत्र इत्यादि हैं वो किसी न किसी जो है जिससे आच्छादित होती है वो छंद कहलाता है। सेम चीज दैवत ब्राह्मण। बच्चा, दैवत ब्राह्मण किस ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चा? सबसे क्वेश्चन है ये, दैवत ब्राह्मण है, है।
दैवत ब्राह्मण, इधर देख लो, दैवत ब्राह्मण। हाँ हाँ, ब्राह्मण पूछा, दैवत कांड पूछते तो निरुक्त में होता है। दैवत ब्राह्मण, हाँ किसका ये ब्राह्मण ग्रंथ है भाई? कौन बताएगा बच्चा आप लोगों में से? मतलब सब भूल गए? अरे 2 दिन पहले ही तो मैंने बताया है ये सारे चीज। मतलब आप लोगों को छुट्टी मिलती है तो सारा नॉलेज गायब हो जाता है। दैवत ब्राह्मण किस ब्राह्मण ग्रंथ का है? या अच्छा, हाँ अब एक बोलेगा तो धीरे धीरे तो बोलेगा ही। बाकी बच्चे, योगिता, नीलम, वर्षा, सोनिया, श्रुति, रश्मि, याद आ रहा है? अरे तो इसको याद कर लो अच्छे से, हमेशा हमेशा याद आएगा। हैं? बोलो, याद कर लो। हर वेद का ब्राह्मण से लेकर वेदांत तक याद कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो दैवत ब्राह्मण में क्या कोटेशन है छंद को लेकर, उसको देख लीजिएगा, है ना। छंदांसी छंदयति इति वा, वही भाव है जो निरुक्त का है। ठीक है, जिससे आच्छादित होती है, जो कोई भी जिससे आच्छादित हो छंद कहलाता है। अमर कोश में जो है, जो क्षीर स्वामी का जो टीका लिखा लिखा गया है अमर कोश पे, उसमें छंद शब्द का जो है डेफिनेशन क्या मिलता है? छंदयति आहल्यते इति छंद, जो हमें आहलित करे, जो प्रसन्नता दे, है ना, वो क्या छंद कहलाता है। तो ये छंद के कुछ निर्वचन है, छंद का जो है प्रकृति प्रत्यय क्या क्या होता है, छंद के विषय में ये सामान्य जानकारी है। ठीक है, उसके बाद जो है कात्यायन ने जो है एक ग्रंथ लिखा है सर्वानुक्रमणि। ध्यान रखिएगा बच्चा, इसमें जो छंद का क्या निर्वचन है या फिर क्या डेफिनेशन है ना, यद अक्षरम परिमाणम तद छंद। ठीक है, जैसा प्रकृतिका ने भी बताया था। ठीक है, जहाँ पे अक्षर परिमाण बताए जाते हैं, यानी जहाँ पे अक्षरों की संख्या गणना होती है, वो छंद कहलाता है। ये कहाँ पे वर्णन है बच्चा? कात्यायन के सर्वानुक्रमणी ग्रंथ में। तो ध्यान रखिएगा किसने बोला है, किस ग्रंथ में वर्णन है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कैसे आ सकता है, आपको छंद के लक्षण दे दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, मैच करने के लिए सत्य असत्य के फॉर्म में। ठीक है, अगला है पवन, पढ़ो इसको। पवन, हाँ पढ़ो। हम्म हम्म। हम्म, हाँ, यानी छंद किसे कहते हैं बच्चा? ये अथर्व, इसमें जो है अक्षर संख्या अवच्छेदक, यानी जहाँ पे अक्षरों की जो संख्या जो है ना, वो हमें छंद में दिखाई देगी। यानी छंद में जो है एक निश्चित अक्षरों का अलग अलग छंद होता है। ठीक है, एक निर्धारित किया जाता है कि इस अमुक छंद में जो है अक्षरों का जो है ना ये संख्या नियमित रूप से होगा ही होगा उसमें। जैसे आप गायत्री छंद पढ़ते हैं, तो गायत्री छंद में कितने अक्षर होंगे बच्चा? कैसे पता चले कि ये गायत्री छंद का है? हम्म, हाँ हाँ बिल्कुल। तो यानी वहां पे आप देख रहे हैं कि अक्षर जो संख्या है, अक्षर की जो संख्या है, वो अवच्छेदक के रूप में है। यानी वो निर्धारित करती है कि ये अमुक छंद कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है अक्षर के आप छंद के विषय में। ठीक है, अक्षर विमते सप्तवाणी है। ठीक है, के अक्षरों से जो है 7 छंद जो है निर्धारित किए जाते हैं। यानी जो 7 वैदिक छंद है उसमें कहीं ना कहीं हर जगह जो है प्रत्येक पादों में या फिर 4 पादों में या 3 पादों में जो है अक्षर ही निर्धारित करता है कि यहाँ पे कौन सा छंद होगा। तो अभी हमने छंद का लक्षण देखा, निरुक्त में क्या है, दैवत ब्राह्मण में क्या है, अमर कोश में क्या है, कात्यायन सर्वानुक्रमणी में क्या है, बृहद सर्वानुक्रमणी में क्या है, और निरुक्त में क्या है। ठीक है, आगे देखिए, जो वैदिक छंद है जिसका क्रम के अनुसार पूरा
डिटेल से बताया गया है। सबसे पहली बार वैदिक छंदों का जो वर्णन आता है और साथ साथ उनका लक्षण जो दिया गया है ना, कि गायत्री छंद को गायत्री क्यों कहते हैं, ठीक, उष्ण इत्यादि को उष्ण क्यों कहते हैं, ये सबसे पहले जो है आपको ऋग प्रातिशाख्य में प्राप्त होता है। 16 से 18 नामक जो पटल है उसमें आपको मिलेगा सबसे पहले वैदिक छंदों का क्रमबद्ध तरीके से पूरा संपूर्ण व्याख्या मिले। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो ऋग्वेद में जब आप पढ़ोगे, पुरुष सूक्त पढ़ोगे, वहां पे भी जो है छंद शब्द आता है, कई जगह आता है। तो लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक छंदों का जो है पूरा वर्णन डिटेल से है ना, कि इस छंद में ये आएगा, इतने अक्षर होंगे, तो वो आपको ऋग प्रातिशाख्य में मिलेगा 16 से 18 पटल के मध्य में। आगे देखिए, उसके अलावा और भी है जहाँ पे वैदिक छंदों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, ऋग सर्वानुक्रमणी है ना, कात्यायन द्वारा लिखा गया है। निदान सूत्र, ठीक है, प्रथम पटल प्रथम पाठक में भी जो है आपको छंदों के विषय में वर्णन मिलता है। उपादान सूत्र गार्गे के द्वारा लिखा गया, उसमें भी मिलेगा। पिंगल जो छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है, वो 8 अध्याय इसमें है टोटल, तो इसमें भी आपको वैदिक छंदों का वर्णन मिलता है। पिंगल ने जो है वैदिक छंद के साथ साथ जो है ना लौकिक छंद का भी वो लक्षण देते हैं, इसलिए पिंगल को जो है ना प्रणेता के रूप में, प्रवर्तक के रूप में, संस्थापक के रूप में जो है मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, छंद सूत्र किसने लिखा है, तो पिंगल ने लिखा है, ये ध्यान रखेंगे। और पिंगल ने जो छंद सूत्र लिखा है उसमें वैदिक छंद की तो चर्चा उन्होंने किया ही किया है, साथ साथ जो है लौकिक छंद के बारे में भी लक्षण दिया है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या आता है बच्चा? अब हाँ हाँ, पूरे क्रमबद्ध तरीके से कि गायत्री छंद को गायत्री छंद क्यों कहते हैं, उसनी को क्यों कहते हैं, उसने में कितने अक्षर होंगे, एक पूरा डिटेलिंग जो आपको डिटेल से मिलेगा वो ऋग प्रातिशाख्य में मिलेगा। तो ऋग प्रातिशाख्य शौनक के द्वारा रचित पुस्तक में सबसे पहले संपूर्ण वैदिक छंदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, क्लियर मनीषा जी? अब हाँ, अब देखिए कि 7 जो वैदिक छंद है प्रमुख रूप से, पहला हो गया आपका गायत्री, दूसरा है उसनी, तीसरा है अनुष्टुप, चौथा है बृहति। ठीक है बच्चा, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। ठीक है बच्चा, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 जो है आपके 7 वैदिक छंद है। ठीक है, गायत्री याद, इसको क्रम से याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज हुआ है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। अगर क्रम याद हो जाएगा तो आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि इसमें कितने छंद या कितने अक्षर होते हैं। कोई समस्या? ये क्रम याद हुआ, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। क्रम किसको किसको याद हो गया? हो गया याद? चलो तो देखो बच्चा, अब गायत्री का जो लक्षण दिया गया है, ठीक है, उस लक्षण को देख लीजिए कि गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। तो इसका लक्षण क्या दिया गया है? गायत्र्या वशवा। कोई बताएंगे कि यहाँ वशवा जो है किस वचन में है और गायत्र्या भी किस वचन में है? बताइए, कौन बताएंगे? मूल शब्द अगर बता सकते तो मूल शब्द भी बता दीजिए तो और अच्छा है। हम्म, थोड़ा सा व्याकरण रूपी चीज, हाँ, कोशिश करो बस। ओके, चलो, किसी ने कोशिश किया। तृतीय, ओके। ओके, वस धातु, ओके।
और कोई बच्चा? और कोई कोशिश करेंगे? हम्म। हम्म। मूल शब्द बताओ, वसवा का मूल शब्द बताओ। नहीं, थो हाँ, वसु। साधु के अनुसार चलेगा। तो वसु हमारे यहाँ कितने हैं बच्चे? कितने वसु माने गए हैं? अष्ट वसु बोला जाता है ना। अष्ट वसु। ठीक है। और गायत्र्य जो है किस विभक्ति में है ये? तृतीया का। तो ज्ञाति का बहुवचन क्या बनेगा? हम्म। प्रथमा बहुवचन क्या बनेगा? हाँ, वसवा तो है, वसु का वसवा बनेगा, साधु साधु साधवा, वसु वसु वसवा। गायत्री यहाँ पूछ रहा हूँ कि गायत्री शब्द का प्रथम व्यक्ति बहुवचन क्या होगा? हम्म। हाँ, प्रथमा बहुवचन का रूप है। ये वाला बता दो। ये गायत्र्या जो है, इसका गायत्री का जो है मूल शब्द गायत्री, गायत्र्या का प्रथमा बहुवचन भी बता दीजिए, तृतीया एक वचन क्या है? हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो गायत्री जो है यहाँ पे, यहाँ क्या है, तृतीया एक वचन है, तो वसु हो गया आठ, गायत्री से, है ना। ये तृतीय व्यक्ति का एक, यानी तृतीय व्यक्ति, इसको तीन मान लीजिए और आठ। तो आठ वसु को जो है, ये आठ को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से वो अलग अलग निर्वचन देते हैं। तो वसु आठ, और ये आठ प्रकार के वसु होते हैं, कोई बताएंगे कौन कौन से वसु हैं? इसको लेकर भी अलग अलग मत है। ठीक है। कि कोई पांच इंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और तीन अंतःकरण को मानते हैं तो आठ हो जाते हैं, ऐसे करके। कोई जो आठ देवता मानते हैं, है ना, जिसमें देव है, सूर्य है, अग्नि, ऐसे करके आठ देवताओं को भी वसु मानते हैं। तो अलग अलग जो है इसमें वसु को लेकर थोड़ा सा विरोधाभास है कि वसु हमारे कौन कौन से हैं। तो मेनली एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक कुछ आचार्य मानते हैं कि जो वशवा है, अर्थात वशु जो है आठ प्रकार के होते हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां और तीन अंतःकरण। ठीक है, ये हमारे आठ वसु हो गए। कोई जो है देवता आठ देव, हाँ बोलो बच्चे। हाँ, धड़ाधुड़ इत्यादि भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई वशु को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं, अलग अलग विषय वस्तु है। तो मनीषा जी, वस्तु का मतलब हो गया। हाँ, वो भी है। हम्म। आप कुछ भी मान के आठ आपको होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं है क्लियर किया गया कि आठ वस्तु कौन कौन सा, बस उन्होंने जैसे पहले क्या एक दो तीन चार काउंट, जैसे आठ के लिए क्या ऐसा लिखा जाए जो इस फॉर्मूले में फिट हो जाए। यानी पहले क्या होता था कि सूत्र जितना छोटा लिखा जाए, लक्षण जितना छोटा लिखा जाए, ताकि उसको डिफाइन करने में इजीली हो, सूत्र याद करने में ज्यादा कठिन ना हो। ठीक है। तो वसवा लिख देने से, यानी उस समय जब पिंगल के टाइम पे वसवा शब्द बहुत प्रचलित था, किसके लिए? आर्ट के लिए। जैसे आज हम बोलते हैं त्रिनेत्र, या त्रिनेत्र बोलने से भगवान विष्णु फेमस है। ठीक है, त्रिदेव कहने से तीन देवताएं फेमस है। उसी प्रकार से वसु कह देने मात्र से वो आठ संख्या वाचक को निर्धारित करते थे। ठीक है। तो इसका
पिंगल ने यहाँ पे वसा शब्द को जो 8 को लाने के लिए वसा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि पुराणों में अलग अलग शास्त्रों में जो है वसु की संख्या जो है 8 ही फिक्स की गई है। हाँ, उनके नाम ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? तो गायत्री का लक्षण क्या हो गया बच्चा? गायत्र्य वशवः। ठीक है, यानी गायत्री में 3 पाद होंगे। ठीक है, और प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होंगे। तो टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे? 24। इसको याद कर लीजिएगा, ये हर जगह काम आएगा। जब हम लोग ये पढ़ेंगे, सूक्त पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, तो गायत्री का लक्षण गायत्र्या वशवः, 3 पाद होंगे। ठीक है, अब प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24। कोई समस्या यहाँ तक? किसी को कोई समस्या? हाँ, बोले बच्चा। नहीं नहीं नहीं, ग्रह नहीं हो सकता बच्चा। मैं लिखवा दूंगा कि वसवा क्या क्या होते हैं, भेज दूंगा। तो यहाँ वसवा समझिए 8 संख्या वाचक 8 को निर्धारित करता है, डिनोट करता है। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझिए। अब उसनी का लक्षण देखिए कि उसनी का लक्षण क्या दे रहे? गायत्रो जागतश्च। ठीक है, अब ये बताइए आप लोग कि इसमें गायत्रों में कौन सी विभक्ति है? उष्णी का लक्षण है गायत्रो जागतश्च। अगर आप हाँ हाँ, जागत जागत। हम्म, ये एक वचन नहीं है। ठीक है, तो देखो कि गायत्री का हमें एक 2 लेना है। ठीक है, और जागतः का 1 लेना है। तो इनका कॉम्बिनेशन बना देंगे तो ये उष्णिक में कन्वर्ट हो जाएगा। गायत्री के 2 पाद और जगतः का 1 पाद लेंगे। ठीक है, क्योंकि जागतः जो है एक वचन में है, और गायत्रो जो शब्द है द्विवचन में है। तो कहने का मतलब है कि गायत्रो यानी गायत्री शब्द से 2 गायत्री और 1 जगती अगर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? उष्णिक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि उष्णिक में जो है 3 पाद होंगे। ठीक है, जिसमें 2 पाद 8-8 अक्षर का होगा, और जो तीसरा पाद होगा, तीसरा जो चरण होगा, वो 12 अक्षर का होगा। यानी मान लीजिए कोई मंत्र ऐसा है, ठीक है, जिसमें 3 पाद हैं, तो उसमें जो है 2 पाद या 2 चरण 8-8 अक्षर का होगा, और तीसरा जो चरण होगा वो 12 अक्षर का होगा। तो समझिएगा उसमें कौन सा छंद है? उष्णिक छंद होगा। और सारे चरण या पाद का अगर संख्या को 1 करोगे, योग करोगे, वो 28 ही होगा। तो इसका मतलब है उसमें उष्णिक छंद है। ठीक है, अगर 3 पाद है, तीनों में 8-8 अक्षर आ रहे हैं, और टोटल काउंट करने पे 24 हो रहे हैं, तो वो गायत्री है। कोई समस्या यहाँ तक? बच्चा, जागता में कौन सी विभक्ति है, या सॉरी कौन सा वचन बताइए? एक वचन है, और गायत्रों में द्विवचन है। ठीक है, तो गायत्रों में द्विवचन होने का मतलब है यहाँ पे कि गायत्री के 2 लेने हैं, और जागत यानी जगती का 1 लेना है, 1 चरण। गायत्री का 2 चरण और जगती छंद का 1 चरण लेंगे, तो क्या बन जाएगा? उष्णिक नामक छंद बन जाएगा। अर्थात गायत्री में एक चरण में कितने अक्षर होते हैं? अभी जो मैंने बताया कि गायत्री में कितने अक्षर होते हैं टोटल? 24 होते हैं, 8-8 का, है ना? एक चरण में कितने होंगे? 8। 2 चरण में 16। ठीक, तो गायत्री के 2 हो गए, 8-8। क्यों? क्योंकि लक्षण दिया गया है कि उसने उसको कहेंगे जिसमें गायत्री के समान गायत्रो यानी 2 गायत्री के समान 2 चरण होंगे, और जागतश्च और जगती के समान 1 चरण होंगे, तो वो उष्णिक छंद कहलाएगा। अर्थात गायत्री के 2 चरण यानी 16 अक्षर 8-8 का, और जागतश्च यानी जगती का 1, यानी जगती छंद कितने अक्षर का होता है?
12 12 का 4 चरण होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा जब सूत्र वगैरह आपको नेक्स्ट क्लास में एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा, तो डाउट नहीं होगा। अभी जो आपको एक चरण एक चरण, 4 चरण होते हैं, तो हमें एक चरण लेना है, ठीक है। एक चरण के बाद 12, हाँ। हाँ। हम्म। 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 हाँ, ठीक है, तो ये पिंगल साहब से पूछा जाएगा कि आपने जगती को क्यों नहीं पहले बता दिया, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि इसमें मैंने आपको नहीं दिया कि यहाँ पे जागता स का मतलब क्या है। हाँ, वो कह सकते हैं कि भाई पहले ही जगती के बारे में बता देते तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता, तो अभी मैं बता रहा हूँ कि जगती में 12 होते हैं, 12 12 का 4 होता है। क्लियर यहाँ तक? हाँ, तो जब भी आप 7 छंद पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ेंगे ना आप वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। अ- हाँ, अकेले तो आप सिर्फ एक छंद का तो आप पढ़ेंगे नहीं, जब पढ़ेंगे तो सातों एक साथ पढ़ लेंगे। जब सातों पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाए, अच्छा ये सब तो वहाँ यूज हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जितने भी ऋषि मुनि होते हैं, ठीक है, तो सबको एक जगह ही लिखते हैं। अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि स्लाइड में 4 ही छंद सामने दिख रहे होंगे। तो जब वो पढ़ते हैं या ये सब डिटेल इतना लिखा हुआ होता नहीं है, सिर्फ दो दो या तीन तीन शब्दों का ही आपको सामने दिखेगा, तो पढ़ने वाले समझ जाते हैं कि यहाँ पे अगला क्या होगा, ठीक है। आगे आपको इसी तरह और भी विषय वस्तु मिलेगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? गायत्री में 24, उष्णिक में 28। अगला जो है अनुष्टुप, तो अनुष्टुप में जो है 32 होते हैं। चार चार बढ़ाते जाएंगे आप, तो आपको क्रम भी याद हो जाएगा और कितने अक्षर होते वो भी याद हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, अनुष्टुप गायत्रे। अब गायत्रे शब्द में कौन सी विभक्ति या वचन दिख रहे हैं आपको? चतुर्थ विभक्ति, चतुर्थ व्यक्ति होती है क्या? द्वितीय, तृतीय, लग रहा है। हाँ, किसका बहुवचन, मतलब किस विभक्ति का, किस विभक्ति का बहुवचन लग रहा है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, किसका? बहुवचन तो है ही, ये तो मैं मना नहीं कर रहा कि बहुवचन। तृतीया का बहुवचन है, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर 3 से ज्यादा हम संस्कृत में है ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है, ठीक है। तो 3 से ज्यादा के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है कि हम 4 बताना चाह रहे हैं, तो हम ऐसे क्या लिखे, ठीक है। तो, तो एक क्वेश्चन कर ले, अरे ऐसे कैसे, तो इन्होंने तो 4 दिखाना चाहिए था कि भाई अनुष्टुप में 4 चरण होते हैं और 4 चरण का 8 8 अक्षर के हिसाब से जो है 32 अक्षर होते हैं। फिर बोलेगा अरे, तो बहुवचन का ही मतलब हो गया कि द्विवचन से अधिक, यानी 2 से अधिक जैसे भी होगा वो सब बहुवचन में चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम गायत्र्य का अगर सिर्फ 3 मान लेंगे कि नहीं, 3 मानते हैं, तो 8 3 24, तो 24 तो गायत्री का हो जाएगा खुद, तो ये अनुष्टुप का तो लक्षण बनेगा नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो गायत्री शब्द है वो 4 चरण की बात कर रहे हैं कि भाई अनुष्टुप में 4 चरण होंगे और हर चरण में जो है 4 4 चरणों में 8 8 अक्षर का जो है ना आपको वो पाद या चरण मिलेंगे, ठीक है। तो अनुष्टुप में कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। और जब कोई भी आचार्य या ऋषि मुनि जब लक्षण बनाते हैं तो बहुत ही गहन
अन्वेषण करके, सोच के, विचार करके ही वो एक एक शब्द या एक एक अक्षर लिखते हैं। ठीक, उन्होंने पूरा पढ़ा होगा कि कहाँ कहाँ इन छंदों का किस किस रूप में जो है यूज हुआ है। हम लोग की बुद्धि तो वहां तक पहुंच भी नहीं सकती है ना। एक फेमस कोटेशन भी है, उसका भाव मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई वैयाकरण एक अक्षर भी कम सूत्र में अगर लिखते हैं, एक अक्षर भी कम हो जाए सूत्र के निर्माण में, तो उन्हें लगता है कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। ठीक है, व्याकरण में हम लोग देखेंगे भी ये लक्षण। तो देखिए यहाँ पे कि अनुष्टुप में 32 अक्षर पुत्र के समान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि अनुष्टुप छंद में क्या है बच्चा, 4 चरण होंगे और 8-8 अक्षर का प्रत्येक चरण या पाद होगा, वो अनुष्टुप कहलाता है। ठीक है, टोटल 32 अक्षर। उसी प्रकार से बृहति छंद में 36 अक्षर होंगे और इसका लक्षण क्या दिया गया, जागतः त्रयश्च गायत्रा। ठीक है, अब यहाँ पे देख बस, हाँ, कि तृतीया का बहुवचन हो। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम तृतीया का बहुवचन में अगर 3 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो अनुष्टुप का लक्षण में घटित नहीं होगा। यहाँ गायत्री मतलब 4 हमें चरण लेने होंगे, और वो गायत्री कितने, प्रत्येक चरण कितने अक्षर का होता है, 8-8 का होता है। इसलिए जो है इसमें अनुष्टुप में कितने अक्षर हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। 5 लेते तो वो अनुष्टुप का लक्षण नहीं होता, वो पंक्ति का लक्षण हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो पंक्ति छंद बन जाता है। ठीक है, उनको पता था कि कोई ना कोई हमारे ऊपर लालछन लगाएंगे, इसलिए उन्होंने अनुष्टुप के लिए फिक्स कर दिया कि जैसे अगर आप 5 करेंगे तो हमारे लिए पहले से रेडी है पंक्ति छंद। ठीक है, 6 करेंगे तो उसके लिए भी रेडी है जगती छंद। ठीक है, क्या 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 बोलो, फिर से बोलो बच्चा। हाँ, जगती में 12। हाँ हाँ, तो बताओ क्या जोड़ा जा सकता है, ऐसा क्या खोज करके सूत्र बना के लाना नीलम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अरे, तो हाँ, तो मोस्ट वेलकम है ना, कि अगर आप लोग किसी भी छंद का, सात वैदिक छंद पे अच्छा रिसर्च हो सकता है, अगर उसका लक्षण आप और घटित और कम कर सकते हो, कोई ऐसा पद डाल के जो उस वो लक्षण जो है हर जगह अप्लाई भी हो जाए, ऐसा लक्षण बनाइए और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। ये एक पेपर भी लिख सकते हैं। 8-8 करके 4 होने के तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, ठीक है, चलो आगे देखो, बृहति का देख लो लक्षण। ठीक है, जागत त्रयश्च गायत्रा। अब इसमें बता दीजिए कि जगती के कितने लेने के लिए कह रहे हैं वो। 3। गायत्राः। हाँ, तो बच्चा कि त्रय जो है किसके साथ जा रहा है, गायत्र। ठीक है, हाँ बोलो बच्चा बोलो। हाँ हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि जायत्रयश्च गायत्र। ठीक है, तो त्रय जो है गायत्री के साथ, गायत्री के 3 लेने हैं और जगती का सिर्फ 1 लेना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बृहति छंद 36 अक्षरों का होता है। और उसमें क्रम क्या होगा बच्चा, ध्यान रखिएगा,
8 8 12 8, यानी पहला चरण 8 अक्षर का होगा, दूसरा चरण भी 8 अक्षर का होगा, लेकिन तीसरा जो चरण होगा वो 12 अक्षर का होगा, और चौथा अक्षर जो है 8 अक्षर का होगा। तो ये जो है बृहति छंद का लक्षण कैसे पहचानेंगे? अगर कोई मंत्र वगैरह अगर आपको दे दिया जाए, अगर आप देखेंगे कि ये प्रत्येक चरण जो है 8 8 12 8 में घटित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, आपका बृहति छंद है। ठीक है, जगति का 1 और गायत्री का 3 अगर हम लेंगे, और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बृहति का बनेगा। कोई समस्या यहाँ तक? हाँ हाँ। हम्म हम्म। क्रम गड़बड़ाएगा नहीं, उसको याद होना चाहिए कि गायत्री जो 4 चरण है, उन चारों चरणों में गायत्री का कम से कम 3 होना चाहिए, और वो क्रम इस फॉर्म में होना चाहिए, 8 8 12 और 8 के फॉर्म में, तभी वो बृहति कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई 8 8 फिर 12, ऐसा भी नहीं कि 12 8 8 8 8, ऐसा नहीं, 8 8 और 12 8 के संदर्भ, तभी वो बृहति के। हाँ बोलो बच्चा। हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कि कहीं कुछ भी पूछा जा सकता है, अभी जहाँ तक एग्जामिनर का ध्यान नहीं गया होगा, और आप लोग का भी, हम लोग का भी नहीं गया, वहां से भी क्वेश्चन बना लेते हैं आजकल। आजकल तो चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन बनने लगा है, कुछ पे एग्जाम्स हुए हैं उसमें तो ऐसा लगा कि चैट जीपीटी को दे दिया गया है और क्वेश्चन बना दिया है। अभी जस्ट 1 2 महीने पहले वो एग्जाम हुआ है, देख के तो ऐसा लगा था कि हाँ हाँ। देखो, अगला देखो पंक्ति छंद का। पंक्ति छंद में लक्षण देखिए, पंक्ति जागतो गायत्रो च। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, तो पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं बच्चा? 40 अक्षर होंगे। ठीक है। इसको कौन समझाएगा? पंक्ति जागतो गायत्रो च। हम्म चलो, तो जगती के दो। हम्म हम्म। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जो जगती छंद है, उसके यहाँ पे कौन सी व्यक्ति है जागतों में, और गायत्रों में। हाँ ठीक है, तो 2 जगती का ले लेंगे और 2 गायत्री का ले लेंगे, तो टोटल क्या बन जाएंगे? वो पंक्ति का लक्षण बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो एग्जाम में जो पूछा जाएगा, एक तो क्रम पूछा जाएगा कि भाई आप वैदिक छंदों का क्रम बता दीजिए, दूसरा कि उसमें अक्षरों की संख्या बता दीजिए, तीसरा क्या होगा, आपका लक्षण दे दिया जाएगा मैचिंग के लिए या फिर इन द ब्लैंक्स के लिए। ठीक है, और कहीं कहीं पंक्ति में जो है 8 8 अक्षर करके भी प्राप्त होता है, हर जगह मैं नहीं बता रहा हूँ, कहीं कहीं। ठीक है, लेकिन मेन जो लक्षण है यही वाला है, इस पे ज्यादा फोकस रखिएगा। त्रिष्टु में 4 अक्षर और बढ़ा देंगे पंक्ति से, तो 44 हो जाएगा। और रुद्र कितने हैं हमारे यहाँ, मतलब वैदिक शास्त्रों में रुद्रों की संख्या कित 18। 18। हाँ 11। अष्टादश। हाँ बोलो बच्चा, कुछ कह रहे थे? चलो, तो रुद्र त्रिष्टुभो, है ना? तो ये लक्षण कह रहे हैं कि 11 जो है रुद्र होते, उसके आधार पर जो है उन्होंने त्रिष्टुप का लक्षण दिया है। ठीक है, अब कितने चरण होते हैं इसमें उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, तो हो सकता है इस पे किसी ने वार्ते उर्ते लिखा होगा तो उसमें होगा वर्णन।
तो त्रिष्टुप में क्या होंगे बच्चे, 11 अक्षर के जो है 4 चरण होंगे, तो वो त्रिष्टुप कहलाएगा। और जगती जस्ट, जगत्य, आदित्य, आदित्य कितने हैं, ठीक है। तो 12 के जो है 4 अगर चरण हो जाएंगे तो वो जगती, यानी टोटल 48 अक्षर के जो छंद होते हैं वो जगती कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये मुख्य रूप से 7 वैदिक छंद है। इसके अलावा और भी छंद है, ठीक है, तो जिसका बहुत ही कम यूज होता है, बहुत ऐसे मंत्र की जो संख्या बहुत कम है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि अति जगती में कितने अक्षर होते हैं, सक्वरी में कितने, अति सक्वरी में कितने, अष्टी में कितने, अति अष्टी में कितने, धृति में कितने और अति धृति में कितने अक्षर होते हैं। आप बस 4 अक्षर ऐड करते जाएंगे, आपको एक छंद मिलता जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है 76 छंद तक आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जगती में 4 अगर और जोड़ देंगे 52 हो जाएगा, तो अति जगती कहलाया जाएगा। 52 में 4 और जोड़ देंगे 56, वो सकवरी नामक छंद कहलाएगा। सकवरी छंद में 4 और अक्षर जोड़ देंगे तो अति सकवरी, फिर 4 और जोड़ देंगे तो अष्टी, फिर अति अष्टी 68 का हो जाएगा, धृति 72 और 76 अति धृति। इतना बस आप याद रखें, क्योंकि ये जो नीचे वाला जो एग्जाम है, पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये दे दिया गया था क्रम बताने के लिए कि इसे क्रम के अनुसार जो है अरेंज करें, ठीक है। तो ध्यान इसको रखेंगे, 7 तो आपको याद रखना ही, ये रखना है, इसके अलावा ये 7 और याद रखना है, ठीक है। ज्यादा फेमस और जो सबसे ज्यादा प्रयोग हुए हैं ये 7 वैदिक छंद ही प्रयोग हुए हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ये सब याद मत करना कि किस ऋग्वेद में कहाँ पे है, ये सब की आवश्यकता नहीं, ठीक है। हाँ ये जरूर याद कर लेना कितने पाद, ठीक है, कितने कितने होते ये नहीं भी याद करो तो चलेगा, कम से कम अक्षर जरूर याद कर लीजिएगा कि अति जगती में कितना, सकवरी में कितना, अति सकवरी इत्यादि में कितना। कोई समस्या यहाँ तक, आगे चले। हाँ एक स्टेप और आगे, अगर जैसा आजकल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, अगर याद कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा, है ना। कृति, इसके बाद भी होता है ना, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति और उत्कृति। जो अभी लास्ट में आपको धृति और अतिधृति बताया, इसके बाद 7 और भी हैं, ठीक है। अगर 104 तक याद कर लोगे तो आप छंद में इस तरह के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं फिर आपके। अभी तक किसी एग्जाम में ये क्रम नहीं पूछा गया है, ये वाला भी अछूता है, लेकिन इससे पहले वाला 7 वैदिक छंद और ये जो 7 अतिरिक्त आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, ये वाला नहीं पूछा गया। तो हो सकता है अगले या किसी भी नेक्स्ट सर्कल में पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। 104 तक का है ना, कृति, प्रकृति एक याद कर लीजिएगा तो उसी से मिलता जुलता है ना। कृति में 80 हो जाएंगे, प्रकृति में 84 हो जाएंगे, आकृति में 88, विकृति में 92, संस्कृति में 96, अभिकृति में 100 और उत्कृति में 104। याद कर लोगे बच्चा, ये मैक्सिमम लेवल तक बता रहा हूँ, इससे ज्यादा तो मुझे मतलब अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। चलो अब जो एग्जाम में पूछा गया है कि एक छंद का नाम दे दिया जाता है और उसमें निचृत या विराट शब्द ऐड कर देते हैं, कहीं कहीं भूरिक शब्द ऐड कर देंगे, कहीं स्वराट शब्द ऐड करके छंद का नाम पूछेंगे, ठीक है, या उसमें छंद की संख्या पूछेंगे, ठीक है। तो बच्चा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निचृत ज्ञाति छंद क्या में कितने अक्षर होंगे, या भूरी ज्ञाति छंद में क्या होंगे, अक्षरों की संख्या पे बात कर रहे हैं। तो निचलित का मतलब है कि जो मूल छंद है उसमें यदि एक अक्षर कम करना हो तो उसमें निचलित निचलित शब्द ऐड कर दो, 2 अक्षर कम करना हो तो उसमें विराट शब्द ऐड कर दो। एक अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, एक अक्षर अधिक करें तो उसका क्या नाम हो जाएगा, भूरी, 2 अक्षर अधिक करेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, स्वराट। जैसे गायत्री में कितने छंद होते हैं बच्चा, 24। अगर उसमें एक अक्षर कम कर देंगे तो उस छंद का नाम क्या होगा,
निचरित निचरित गायत्री पूरा बोलना, ठीक है। दो अक्षर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उस छंद का नाम क्या होगा, गायत्री छंद का नाम क्या हो जाएगा, दो अक्षर बढ़ाने पे। दो, हाँ दो अक्षर बढ़ाने पे, दो अक्षर बढ़ाने पे, एक अक्षर बढ़ाने पे गायत्री छंद का नाम क्या हो जाएगा। दो अक्षर कम करेंगे त्रिष्टुप में तो क्या कहलाएगा, दो अक्षर कम करने पे त्रिष्टुप। हाँ तो बस बच्चे ये चार चीज याद कर लीजिएगा, एक अक्षर कम वाले को क्या बोलेंगे, दो अक्षर कम वाले को क्या बोलेंगे, एक अक्षर अधिक वाले को क्या बोलेंगे, और दो अक्षर अधिक करने वाले को क्या बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ हाँ बोल सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। ये हुआ आपका छंद। छंद में हमने पढ़ा भी कि सात जो वैदिक छंद है वो कौन कौन सा होता है। ठीक है, छंद का क्या क्या लक्षण है, छंद में मूल शब्द क्या है, अलग अलग ग्रंथों में छंद का क्या डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले वैदिक छंदों का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से पूरा डिटेल के साथ ऋग प्रातिशाख्य में मिलता है। फिर हम वैदिक छंद के साथ साथ लौकिक छंद का भी लक्षण जो है छंद सूत्र जो पिंगल के द्वारा लिखा गया उसमें प्राप्त होता है। फिर हमने अलग अलग छंदों का जो है लक्षण देखा, क्या है वो देखा। सात वैदिक छंदों के अलावा क्या अन्य जो छंद है वो देखा, उनकी अक्षर संख्या भी देखा। फिर हमने देखा कि एक अक्षर कम और एक अक्षर अधिक होने पे क्या नाम होता है। क्लियर यहाँ तक। आगे देखिए, ज्योतिष है ना, ज्योतिष भी एक आपका वेदांग का ही पार्ट है जिसके कुछ विशेष नाम है। ठीक है, एक तो काल विधान शास्त्रम और दूसरा है प्रत्यक्ष शास्त्र। ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ के दो नाम याद रखिएगा बच्चा, काल विधान शास्त्रम और प्रत्यक्ष शास्त्र, याद रहेगा। चलो, अब ज्योतिष ग्रंथ सबने कहीं ना कहीं नाम सुना ही होगा और हर कोई अपना अपना हाथ दिखाता ही है, कुंडली बनाते ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो वेदांग में ज्योतिष को क्या बोला गया है, आंख, फिर बोला आंख मत बोलो, संस्कृत शब्द का यूज करो, है ना। नयन, हाँ ठीक है, नयन में संस्कृत वर्ड है लेकिन सबसे बढ़िया जो सूत्र में प्रयोग हुआ ना वो बोलो तो हाँ। बच्चा ये बताओ आयन शब्द का क्या मतलब है यहाँ पे, मार्ग, बढ़िया। तो जो ग्रह नक्षत्रों का जो मार्ग बताए, ठीक है, वो ज्योतिष कहलाता है। ज्योतिष के दो अन्य नाम काल विधान शास्त्र या प्रत्यक्ष शास्त्र है। इसका उपयोग जो है हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब कोई यज्ञ इत्यादि करते हैं कब करना चाहिए, कब उचित समय है ना, किसी भी कार्य का आरंभ करने का क्या उचित समय है, खास करके यज्ञ के संदर्भ में। तो जो इसका सही समय बताता है वो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही हम कर पाते हैं। तो वेद भी कर्मणा नाम कर्म अनुष्ठाना नाम समुचित काल ज्ञानाय ज्योतिष शास्त्र से उपयोग है ना, कि वेदों में जो वर्णित कर्म है, अनुष्ठान है, यज्ञ इत्यादि है, उनका समुचित यानी उसका उचित समय क्या होगा ये जानने के लिए हम ज्योतिष शास्त्र का यूज करते हैं। और वेदांग ज्योतिष के जो आचार्य हैं, है ना, जो फाउंडर कह सकते हैं वो लगद आचार्य हैं। ठीक है, वेदांग ज्योतिष के जो आचार्य हैं लगद आचार्य हैं। क्या बच्चा, हाँ शुभ शुभ है ना, शुभ मुहूर्त कब है ना, डेली हम अपने लाइफ में ज्योतिष शास्त्र का यूज करते ही, बढ़िया। और ज्योतिष जो ग्रंथ है इसका दो विभाजन है, एक गणित ज्योतिष, एक फलित ज्योतिष। ठीक है, आ, आगे देखिए यहाँ पे एक शब्द ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया था, ये कोटेशन दे दिया गया था, पूछा गया था ये किसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो यज्ञ कालार्थ सिद्ध फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, यज्ञ के काल के सिद्धि के लिए किस शास्त्र का यूज होता है, तो ज्योतिष शास्त्र के। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये वाला, कोई समस्या है।
बाकी ये कोटेशन इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी इसको छोड़ दीजिएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज याद कर सकते हो, इसको ध्यान रखिएगा कि ज्योतिष शास्त्र में 3 स्कंद कहे जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है बच्चा? सिद्धांत, संहिता और होरा या जातक, ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। सिद्धांत, संहिता, होरा, ठीक है। होरा या फिर जातक, ये जो है ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंद कहलाते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताइए, संहिता शब्द हमने कहीं देखा क्या? हम्म। हाँ, वैदिक मंत्रानाम संग्रह संहिता, परसनिकर्ष संहिता, पद प्रकृति संहिता, ठीक है। तो 3 जगह हमने संहिता शब्द देखा, ये चौथा संहिता ज्योतिष शास्त्र के आधार पे, है ना। तो जो 3 स्कंद बताए गए हैं, अर्थात उसके जो 3 मार्ग हैं, सिद्धांत, सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारे आकाशीय जो पिंड इत्यादि हैं, पृथ्वी इत्यादि, है ना, उसकी स्थिति क्या है, वो गणना जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। संहिता के अंतर्गत क्या होता है? अकाल कब पड़ेगा, वर्षा कब होगी, भूकंप कब आएगा, इसका अध्ययन अध्यापन होता है, वो संहिता भाग कहलाता है। होरा या जातक में जो है, किसी व्यक्ति विशेष का ग्रह या नक्षत्र के आधार पर उस व्यक्ति विशेष पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो होरा या जातक के अंतर्गत होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? जो ग्रह, नक्षत्र, तारे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि है, उनकी स्थिति, उनकी गणना की जाती है बच्चा। जो हमारे पिंड है, आकाशीय पिंड, जो आकाश में जो जितने भी ग्रह, नक्षत्र इत्यादि दिखाई देते हैं आपके, है ना, पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, ये इन सब की जो स्थिति जो बताता है, ठीक है, वो सिद्धांत के अंतर्गत इसका अध्ययन अध्यापन होता है। आकाशीय पिंड की स्थिति को बताने वाला जो ग्रह है, वो सिद्धांत नामक ज्योतिष शास्त्र का पहला स्कंध है, या पहला भाग कह लीजिए। हाँ, कोई समस्या आता है? मैं पूछूंगा बाद में कि संहिता क्या है, सिद्धांत क्या है, और होरा या जातक क्या है, ठीक है। हाँ, बोलो बच्चों। हाँ, हो रहा है क्या बच्चा? हो रहा है एक शब्द का मतलब, इसका मतलब वैसे सामान्य अर्थ समय होता है, ठीक है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के आधार पे मैं बता रहा हूँ, होरा या जातक का मतलब है कि आपके कुंडली में या आपके ऊपर जो है किसी खास ग्रह का, है ना, मंगल का या शनि इत्यादि का या किसी नक्षत्र इत्यादि का क्या प्रभाव पड़ेगा या पड़ रहा है, ठीक है। इसका अध्ययन जो है होरा नामक स्कंद में होता है, या जातक नामक स्कंद में होता है, ठीक है। यानी होरा के अंतर्गत मान लीजिए आपके ऊपर जो है शनि ग्रह का जो है नक्षत्र, या शनि ग्रह का जो है क्या प्रभाव है, वो आपके कुंडली के अनुसार हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन होता है, ठीक है। तो होरा का मतलब समझिए कि किससे किससे बच्चा, किससे बच्चा? नहीं ना, वो अलग है, समय के संदर्भ में है, वो अलग है। हाँ, ये ग्रह नक्षत्र के प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, उसके वो होरा कहलाता है। एक ही शब्द जो है क्या है, एक ही शब्द को हम अलग अलग शास्त्रों में जो है ना, अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर संहिता बताया था, कि वैदिक संदर्भ में संहिता अलग हो जाता है, व्याकरण के संदर्भ में अलग हो जाता है। जैसे एक शब्द और है, गुण। गुण शब्द जो है दर्शन में कुछ और हो जाएगा, व्याकरण में कुछ और हो जाएगा, केमिस्ट्री में कुछ और हो जाएगा, डेली लाइफ में यूज करते हैं तो वो शब्द अलग हो जाएगा ना। तो वैसे ही हो रहा शब्द। चलो आगे डिटेल देखिए। हाँ, इसी का यहाँ नहीं नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, इसी का जो है जो ऊपर आपने पढ़ा ना, वही चीज यहाँ पे सिद्धांत संहिता होरा रूपा स्कंत्रयात्मकम वेद से निर्गुणम चक्षु ज्योतिष शास्त्र अनुत्तम, यही है जो ऊपर मैंने बताया। अब देखिए बच्चा कि
जो 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 ज्योतिष शास्त्र के जो यानी वेदांग ज्योतिष के जो प्रवर्तक है वो लगद आचार्य हैं। उन्होंने ऋग्वेद के लिए जो है आर्च ज्योतिष जो है इसकी रचना की, जिसमें केवल 36 श्लोक हैं। यजुर्वेद की जो है याजुष ज्योतिष जिसमें 43 श्लोक है। और अथर्ववेद में कितने श्लोक है मुझे मिला नहीं था बच्चा, ठीक है। तो इसमें अथर्वन ज्योतिष, अथर्ववेद पे जो आधारित ज्योतिष ग्रंथ है उसका नाम अथर्वन ज्योतिष है। यजुर्वेद पे आधारित जो ज्योतिष ग्रंथ है उसको याजुष ज्योतिष है। और ऋग्वेद पे जो आधारित ज्योतिष ग्रंथ है वो आर्च ज्योतिष है, ठीक है। इन तीनों के जो आचार्य हैं वो लगत आचार्य हैं, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक? ये चीजें याद रखिएगा, मैचिंग के लिए आ सकता है। कोई समस्या यहाँ तक किसी को? चले आगे बच्चा। अगला जो है ये जो है ऐसा नहीं है कि जैसे और भी प्रवर्तक माने गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये कोटेशन थोड़ा ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारे इस फील्ड के एक्सपर्ट कह लीजिए, ठीक है। तो जो वेदांग ज्योतिष आपने देखा वो तो लगत आचार्य हैं, लेकिन उनसे भी पहले बहुत सारे जो और भी हाँ बोलो बच्चा, कौन बोलो, कुछ कह रहे हो गोरैया? आपकी आवाज नहीं आ रही गोरैया मुझे। बाकी लोग को आ रही है आवाज क्या? बच्चों दिखाई दे रहा है स्क्रीन? शायद नेटवर्क इशू होगा, एक बार दोबारा ज्वाइन करो। नेटवर्क के वजह से भी नहीं दिखता है। स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है बच्चा, इसलिए मैं डबल लेके चलता हूँ। देखो दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है। हाँ दोबारा ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। तो देखो बच्चा, ज्योतिष शास्त्र के टोटल 18 एक्सपर्ट कह लीजिए या एचओडी कह लीजिए, है ना, या फॉर्मल एचओडी कह सकते हैं, ठीक है। ये अचानक कोई सा भी ग्रंथ अचानक डेवलप नहीं होता, इसकी बहुत लंबी परंपरा होती है, ठीक है। तो ऐसे जो है 18 प्रवर्तक माने गए हैं, ठीक है, सूर्य से लेकर, ठीक है, सौनक तक, ठीक है। सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा। म्यूट कर लीजिएगा बच्चे जिनकी तरफ से आवाज आ रही हो। अनस और पवन, हाँ। तो सूर्य हो गए, पितामह हो गया, व्यास हो गए, वशिष्ठ हो गए, अत्रि हो गए, पराशर हो गए, कश्यप हो गए, नारद हो गए, गर्ग हो गए, मरीचि हो गए, मनु हो गए, अंगिरा हो गए, लोमस ऋषि हो गए, पुलुस हो गए, च्यवन हो गए, यवन हो गए, भृगु हो गए और अंतिम सौनक। इतनी लंबी परंपरा जो है, ये 18 जो ऋषि मुनि हुए वो ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा बच्चा, ये इसको याद कर लेना बच्चा। तो में भी पूछा जा सकता है कि भाई ज्योतिष शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं इनको, इनमें कौन कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया, संभावना है कि आ सकता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? और अगर इसको कोटेशन को याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कालक्रम के अनुसार यहाँ पे दिया गया है इनको। और आजकल तक पिछले 4-5 साल का पेपर उठा के देखोगे तो कालक्रम बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अगर कालक्रम से याद कर सकते हो जैसे ये कोटेशन में दिया है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर? कोई डाउट? आगे चले। अब बच्चा कुछ जो है राइटर हैं जो ज्योतिष शास्त्र पे जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से ये कुछ फेमस राइटर, इनके पुस्तकों का नाम और इनका समय जरूर ध्यान रखेंगे बच्चा। कौन किन से पहले है कौन किन के बाद है और उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ग्रंथ का क्रम
या फिर राइटर का क्रम पूछा जा रहा है। जैसे आर्यभट्ट का समय 500 ईस्वी, कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्टियम। उसी प्रकार से आर्यभट्ट के बाद कौन हुए? वराहमिहिर। उसके बाद ब्रह्मगुप्त हुए, फिर लल्लन आचार्य हुए, लल्ला आचार्य है ना, या लल्लह भी बोलते हैं। उत्पला आचार्य हुए, फिर श्रीपति हुए, उसके बाद फिर भोजदेव हुए, फिर भास्कराचार्य हुए, फिर केशवा हो गए, गणेश हो गए, फिर कमलाकर हुए। इनका समय जरूर याद रखेंगे बच्चा। उसके बाद किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, एग्जाम में 100% आने की संभावना यहाँ से बनता है, 100%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बच्चा कि किसने कौन सी पुस्तक लिखी। कोई समस्या है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस ढेर सारा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अंतिम वेदांग जो है आपका व्याकरण। अभी इसीलिए इसलिए मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा क्या करना चाहिए आप लोग को। यहाँ तक किसी को कोई समस्या जो अभी हमने पढ़ा है? पेपर वन के लिए तो भैया आप लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आप ही लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। हम्म। बोलिए। हाँ, तो मैं इसी के रिगार्डिंग बात करने वाला था कि कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, जैसा अनस ने भी एक एग्जांपल बताया। ठीक है, तो आप लोग में से जो जिनको वो पसंद है, उनका वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, जिसको भी अच्छा लगता है वो उनको फॉलो कर सकते हो। एक दो और मैं बता देता हूँ, है ना। एक आप तलवीर सिंह का देख सकते हो, उनका भी यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है। दूसरा आप जो है नवदीप कौर का देख सकते हो। ठीक है। एक तीसरा और है, डायनेमिक स्टडीज करके आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। ठीक है, ये चार आपके पास ऑप्शन है। जिसका भी आपको वे ऑफ डायनेमिक स्टडीज, नवदीप कौर, उसका तलवीर सिंह, और एक जो अनस ने बताया, है ना। ये चारों में, हाँ, इन चारों में से जिसको जैसा, जिसके जैसे कई बार होता है ना कि भाई इनके साथ मेरी अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग लग रही है, इनका पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो दोनों में से, चारों में से कोई एक ही फॉलो करना है। ऐसा मत करना है कि ये इधर या उधर। किसी एक को भी अगर आप अच्छे से पूरा सिलेबस जितना भी दिया हुआ है उसको अच्छे से कर लोगे ना, तो पेपर वन काफ़ी है। आप 30+ क्वेश्चन अच्छे से एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी एक को ही अच्छे से फॉलो करना। हाँ, हो सकता है कुछ टॉपिक ये अच्छा पढ़ा दे, कुछ टॉपिक वो आपको अच्छा लगे तो वो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश करना बच्चा, वो पेपर वन के लिए डेली अगर 1 घंटे 1.5 घंटे निकालते हो अलग से, ठीक है, तो बेहतर रहेगा। और पेपर वन सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर टू से भी ज़्यादा, क्योंकि आप सभी संस्कृत के बच्चे हैं। तो संस्कृत तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, इतना BA MA करते करते बहुत कुछ सीख जाते हो, समझ जाते हो। और जो पेपर वन में है, उसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई बार आप पहली बार देखोगे, है ना। किसी का मैथ कमज़ोर है तो किसी का कुछ दूसरा पार्ट कमज़ोर है। तो 10 जो यूनिट है उसमें से अगर 7 से 8 यूनिट पे भी आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो तो करो। तो मार्केट में तो वैसे बहुत सारी बुक है, लेकिन बुक के लिए मैं तो नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो बुक का तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूछने का तरीका ऐसा है ना कि बुक के सिलेबस से तो आएगा ही नहीं, ऐसा लगेगा कि क्या पूछ दिया। ठीक है, तो बुक से बेहतर है। हाँ, बुक से बेहतर है कि आप थ्योरी पार्ट कवर करो। जैसे थ्योरी पार्ट कवर हुआ, जैसे संस्कृत में आप लोगों ने किया है ना, जैसे ही आपने थ्योरी पार्ट कवर किया तुरंत उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही। हाँ हाँ, नहीं मिलेगा, देखा मैंने, मिलेगा मिलेगा। हाँ, वो है कि आपको सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा। अब जैसे कई बार टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है किसी ने
अब कुछ डेफिनेशन दे दिया है तो अगली बार किसी और का डेफिनेशन पूछ लेते हैं, है ना, तो चेंज करते ही रहते हैं, लेकिन वो मतलब पैटर्न लगभग थोड़ा बहुत चेंज करेंगे ही करेंगे, है ना। तो आप पहले क्या कीजिए, पिछले 5 साल का यानी 2019 से लेकर जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तो जून 2019 से लेकर अभी इस वीक में 2026 वाला भी आ जाएगा पेपर। तो और इस पे आप यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, वहाँ पे आप पिछले से 5 साल का ही देखिए तो काम चल जाएगा आपका। 2019 जून से लेकर दिसंबर 2026 जून तक का जितने भी पेपर देख सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट का भी देख सकते हो, ठीक है। कि जरूरी नहीं कि संस्कृत जिस दिन हुआ उसी दिन का वो पेपर 1 भी हो, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट का जो है पेपर 1 निकाल के देख लो, और लगभग कॉमन ही होता है, शिफ्ट में चेंज हो जाते हैं। और चेक करो कि कैसे वो पेपर 1 सेट करते हैं, कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं आजकल, क्या पैटर्न है, ठीक है। तो एक आइडिया, एक रफ आइडिया आपको लगेगा कि मुझे अपने लिए पेपर 1 को लेकर क्या तैयारी करना है, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कोई ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो आप लोग को हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो है ऐसे ही पेपर 1 जो है आप लोग को गाइड कर दे, बता दे, पढ़ा दे थोड़ा सा। मैं देखता हूँ कोई, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन भी अगर आप लोग को अच्छे से कोई टॉपिक रफली आइडिया दे दे, समझा दे, तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज तो अपने यूट्यूब चैनल है उस पर आप थोड़ा सा देखो उस पर, और आज से शुरू कर दो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पेपर, अगला जो पेपर है दिसंबर या जनवरी तक हो जाएगा। मोस्ट चांसेस है कि जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक पेपर जो नेट जाएज का अगला जो है होगा वो दिसंबर या जनवरी तक हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास अगस्त का 15 दिन मान लीजिए, है ना, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 साढ़े 4 महीना है आपके पास। तो लगभग 100 दिन से ज़्यादा है आपके पास। डेली 1 या 2 वीडियोस भी देखोगे पेपर 1 का तो आपका जो है लगभग 7 से 8 यूनिट कवर हो सकता है। लेकिन ये है कि डेली आपको देखना होगा, डेली मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे लगता है जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन आप लोग तो और पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसा बात है क्या? सच सच बताना ईमानदारी से। बाकी बच्चे? बाकी हम पढ़ते ही नहीं है, नहीं पढ़ेंगे नहीं भूलेंगे। कौन सा पेपर बच्चा, कौन सा पेपर? अच्छा सीटेट का, ठीक है ठीक है। हाँ सीटेट करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं कोई नहीं, सीटेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो जनरली जो बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको मैं बोलता भी हूँ कि पहले पहले सीटेट करके आओ भाई, ठीक है। हाँ तो कोई नहीं सीटेट जरूरी है, ठीक है। बाकी बच्चों मैं तो यही सजेशन दूंगा कि सिर्फ मेरे 1 डेढ़ घंटा पढ़ाने से उतना काम नहीं बन पाएगा जितना आप घर जाके खुद से कितना और टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मैं आज भी वही बात बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे 1 डेढ़ घंटा पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, घर जाके खुद भी अपने तरफ से पढ़ाई कीजिए। अब आप लोग को मुझे लगता है थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि कैसे पढ़ना है मुझे, किस टॉपिक पे कैसे ध्यान देना है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। 1 से 2 महीने में आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है बच्चे। और कोई कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ हाँ वहाँ मिल जाएंगे, देख सकते। बिल्कुल। खुद पढ़ाने के लिए? अरे वो उतना मतलब हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब इतने कामों में उलझा पड़ा हूँ ना, तो मैं घर पहुँचता हूँ एकदम 7 बज जाते हैं। फिर आप लोग का तैयारी करना, खाना बनाना, खाना पीना सब करते करते कब 9 बज जाता पता नहीं चलता। फिर 10 मिनट पहले तो मुश्किल है इस समय पेपर 1 में पढ़ा पाऊँ। मैं देखता हूँ कोई हो तो आप लोग को पढ़ा पाए। आजकल जो है अच्छे मिल नहीं पा रहे हैं ना पेपर 1 के लिए। देखता हूँ मैं अभी कुछ मतलब वो वादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं करूँगा ही, लेकिन देखता हूँ कुछ अगर हो पाएगा तो मैं बताऊँगा। बाकी जो मैंने बोला उस पर
काम शुरू करो आप लोग, ठीक है। चलो, और कोई कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज शुभ रात्रि। और हाँ, कल क्लास नहीं है, परसों है, ठीक है। और परसों जो क्लास है 8:30 से कर सकते हैं क्या? किसी को कोई समस्या 8:30 से, आधे घंटा पहले करने से? मनीषा जी आपको खास करके, योगिता आपको? हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है ना। हम्म। बहुत संघर्ष है, भांति भांति के संघर्ष है, समझ सकते हैं। ठीक है, कोई बात। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो बस कल परसों के लिए बस कह रहा हूँ, ठीक है, मतलब सॉरी शुक्रवार के लिए। परसों तो जो टाइम है उसी टाइम पर हम लोग रहेंगे, ठीक है। परसों यानी शुक्रवार को 8:30 से आधे घंटा पहले क्लास कर देंगे। हाँ, एक दिन के लिए सिर्फ, मतलब हाँ शुक्रवार के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। और कल क्लास छुट्टी है, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितना भी मैंने पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास में व्याकरण खत्म होते ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अच्छे से जितना भी अभी वैदिक छंद पढ़ा, सॉरी वैदिक वेदांग जितना भी पढ़ा है, वो सब अच्छे से रिवाइज करके आइए आप लोग। हफ्ते में एक दिन, मतलब एक दिन गैप करके रखने का इसलिए था पर्पस कि ताकि आप लोग, कई बार बच्चे बोलते हैं मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, कॉलेज जाती हूँ जाता हूँ, समय नहीं मिल पाता है, इसलिए। तो अच्छे से एक दिन रिवाइज कीजिए चीज़ों को, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आइएगा, तो इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। भेज भेजा तो था मनीषा बत्रा जी ने ग्रुप में। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, हाँ, मैं भेज देता हूँ ग्रुप में दोबारा फिर से, है ना। ठीक है बच्चे, चलो फिर मिलते हैं हम लोग कब? फ्राइडे। मैं प्रश्न मैं भेज देता हूँ, प्रश्न भेज देता हूँ, ठीक है। चलो, यानी फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे 8:30 बजे रात में, ठीक है। तब तक अच्छे से रिवाइज करके आइए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस उस दिन करेंगे भी अगर। कौन? नहीं नहीं, दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला बच्चा ही है। अच्छा। हाँ हाँ आपके, हाँ एक आप महतो करके, आशीष या सुभाषिस ऐसे करके, एक बच्चे का कॉल आया था मुझे, उसने मुझसे मांगा था, बताया था क्लास के लिए, मैंने भेजा भी था। तो अभी आ नहीं पाया है शायद क्लास में। हाँ हाँ हाँ।